सोबराज ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकेगा। वो तुम्हारी तैयारियों के बावजूद राजमहल से फरार होने में कामयाब हो गया था। उसे पकड़ना हम चारों के बस की बात नहीं है। क्या तुम मेरे स्टाफ के साथ इस मुहिम में शरीक नहीं होना चाहोगे? उसने हैरत ज़दा आवाज में सवाल किया। एसटीएफ के लंबे साथ ने कायदों और ज़ाब्तों के बारे में मुझे बेपरवाह बना दिया है। मैं तुम्हारे स्टाफ के डिसिप्लिन का साथ न दे सका तो बिला वजह कोई बदमज़गी पैदा हो जाएगी। मुझे भूल जाओ और अपने आदमियों को हुक्म दे डालो। मैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूंगा। मुझे तुम्हारा रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा महसूस हो रहा है। मेरे साथ खासा वक्त गुजार कर वो बड़ी हद तक मेरा मूड और मिजाज समझने लगा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा। मैं मान ही नहीं सकता। उसका लहजा पुरजोर हो गया। तुम सुनील के वाक़े से कुछ रूठे हुए मालूम हो रहे हो। वह किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की थी? तुम्हारे आदमी बहुत मुस्तद, फरशनास और तमीज़दार हैं। इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। कायदे कवानीन से मुझे ज़रा सी उलझन और घुटन महसूस होती है क्योंकि मैं इनका आदी नहीं रहा। इसमें तुम्हारी कोई खराबी नहीं है, ये मेरी कमज़ोरी है। ओके डैनी। ये गहरे सांस के साथ उसकी आवाज़ आई। दुआ करते रहना कि आज की रात सोबराज की आज़ादी की आखिरी रात साबित हो। मेरी दुआएं तुम सब के साथ हैं। गुड लक। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सुल्तान शाह ने दोबारा रिसीवर उठाया ही था कि मैंने उसे रोक दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। सुनील ने वो पता बता दिया है। ओह। वीरा के होंठों से तहय्युर ज़दा आवाज़ बरामद हुई। अब मैं समझी कि तुम दोनों के दरमियान क्या बातें हो रही थीं। तुम इनके साथ शामिल होने से क्यों गुरेज कर रहे हो? क्या मेरा अपना फैसला है, अब कोई और बात करो, मैंने नागवारी से कहा। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक क्या होने लगा है, गजाला ने पुरतशवीश लहजे में कहा। कल तक सब कुछ ठीक ठाक था। आज ऐसा नजर आ रहा है जैसे हमारे सारे मौसर राब्ते एक एक करके टूटते जा रहे हों। कुछ नहीं, ये सोबराज के सितारों की नाहुसत है जो हमारे सरों पर भी मंडला रही है, सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा। एक बार उसे हथकड़ियां लग जाएंगी तो सब हालात खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। सोबराज घेरे में आ रहा है तो कल गजाला का क्या प्रोग्राम रहेगा? वीरा ने मुझसे मुखातिब होकर सवाल किया। वो प्रोग्राम अपनी जगह पर बरकरार है, मैंने जवाब दिया। जब तक इसकी गिरफ्तारी की खबर नहीं आ जाती हम इसकी तरफ से मुतमईन नहीं हो सकते। सुनील के पकड़े जाने के बाद वो अपने महवर से हिल चुका है। उसके बदतरीन अंजाम में किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए, वीरा बोली। सोबराज का हाँ का शुरू होने वाला है। सुनील पकड़ा गया, अब शीबा का क्या होगा? गजाला ने यकायक बोझल आवाज में पूछा। पहले सुल्तान शाह को उसकी फिक्र लाहक हुई, अब तुम उसके लिए परेशान हो? मैंने हल्के से इस्तज़ाइया लहजे में कहा। वो बेबाक और ओबाश फितरत औरत है, उसकी फिक्र में अपनी जान हल्कान मत करो। वह हर सूरत में अच्छी तरह वक्त गुजार लेती है और गुजारती रहेगी। देर हो चुकी थी। अबरार कई बार ड्राइंग रूम के चक्कर लगा चुका था लेकिन किसी ने उसकी बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे याद आया कि इस वक्त तक हमने रात का खाना नहीं खाया था। मैंने बात छेड़ी तो हर एक को भूख का एहसास सताने लगा और वो महफिल हलचल का शिकार हो गई। अबरार मेज पर बर्तन वगैरह लगा चुका था। काब में सालन वगैरह निकालने की देर थी। वो तैयारी हो ही रही थी कि वीरा के दिल में न जाने क्या बात आई। वो बाजू पकड़कर मुझे तकरीबन खींचती और ड्राइंग रूम के आखिरी कोने में लेगी। तुम कह रहे थे कि एसटीएफ के सारे अमले को फील्ड से वापस बुला लिया गया है? उसे तायद तलब सरगोशियाना लहजा में कहा। हाँ, इसमें ऐसी राजदारी की क्या बात है? मैंने झुंझला कर पूछा। फिर ये अबरार और दीन मोहम्मद यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने मेरी झुंझलाहट को नजरअंदाज करके अपना सवाल कर डाला। वीरा की वो बात दुरुस्त थी। अमली तौर पर वो दोनों घरेलू कामों में हम सब की बहुत ज्यादा मदद करते थे लेकिन असूली तौर पर इन्हें घर की हिफाजत पर मामूर किया गया था। रात को इनमें से एक आदमी मुसल्ला होकर छत पर गश्त करता रहता था। हो सकता है कि अव्वल खान ने हमारी जरूरियात की वजह से इन्हें नजरअंदाज कर दिया हो, मैंने सोचते हुए कहा। इस किस्म के बड़े फैसले किए जाते हैं तो लोगों की छोटी मोटी जरूरियात को सिरे से नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेरा दिल कह रहा है कि एसटीएफ को खत्म नहीं किया गया। जो कुछ हुआ है वो एक आर्जी फैसला है। एक दो रोज में एसटीएफ की सारी सरगर्मियां अपने पुराने मामूल पर आ जाएंगी। तुमसे ये किसने कह दिया कि फोर्स खत्म कर दी गई? मैंने तुर्शी से पूछा। किसी ने नहीं कहा लेकिन खबरों से यही जाहिर हो रहा था। अभी तक मैं अबरार और दीन मोहम्मद को भूली नहीं थी। इनकी मौजूदगी बता रही है कि यह ताअत्तुल आर्जी है। मैंने खुद भी इस नुक्ते पर ध्यान नहीं दिया था। इन दोनों को हमारे घर आए हुए इतने दिन हो गए थे कि वो भी घर की अफराद बन गए थे। ये बात हर ज़हन से महव हो चुकी थी कि खतरात का मुकाबला करने के लिए एसटीएफ से आर्जी तौर पर हमारे घर भेजा गया था। यह जमूत जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए। पता नहीं अव्वल खान कहाँ मरा हुआ है। इससे बात हो तो कुछ पता चले कि यह सब क्या हो रहा है, मैंने गुस्से से कहा। यूं सन रसीदा बेवा की तरह किलकिला कर उसे न कोसो, वीरा ने मुझे समझाया। वो यकीनी तौर पर किसी बड़े चक्कर में उलझा हुआ है, वरना खुद ही तुमसे राब्ता करता। मैं उसे घूर कर रह गया। मुझे अव्वल खान पर गुस्सा इस बात का था कि वो कहीं फंस गया था तो उसे कम अज कम एक मुख्तसर सी कॉल करके मुझे कुछ बता देना चाहिए था।
कि मेरे जहन पर वो बोझ न रहता। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि हमारा राब्ता बहाल कब होगा। खाने की मेज पर बैठकर मैंने दूसरा लुकमा लिया ही था कि मेरे मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। मेरा जहन मुसलसल अव्वल खान की तरफ लगा हुआ था। मैंने मोबाइल फोन जेब से निकालकर स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां अव्वल खान के मोबाइल फोन का नंबर आया हुआ था। मैंने इस्तरारी तौर पर अपनी कुर्सी छोड़कर उजलत में कॉल रिसीव की और फोन अपने कान से लगा लिया। कल से तुम कहाँ गायब हो? कान तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए हैं। मैंने उसकी आवाज सुनते ही मुसरत अमेज लहजे में कहा। हकीकत ये थी कि जब से मुझे STF की बंदिश की खबर मिली थी, मेरे जहन में अव्वल खान की तरफ से बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। फोर्स के सरबराह की कराची में मौजूदगी मेरी तशवीश का सबसे बड़ा सबब थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कराची में होने वाली किसी गड़बड़ के नतीजे में वो बड़ा कदम उठाया गया था। मुझे डर था कि कहीं फराइज से गफलत बरतने के किसी दूर अज़कार इल्जाम में उसे फोर्स के जिंदान में न डाल दिया गया हो। मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। 18-20 घंटों के बाद अब घर जाने की आज़ादी मिली है तो मैं तुम्हें रास्ते से फोन कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं फिर वहीं लौट जाऊंगा। उसकी आवाज से गहरी थकन का इजहार हो रहा था। कुछ तो बताओ कि तुम कहाँ फंसे हुए हो, ये क्या चक्कर चला हुआ है? उसकी पूरी बात होते ही मैंने मुस्रिबाना अंदाज में कहा, तुम्हारे दफ्तर में भी कोई नया आदमी बैठा हुआ था। तुम्हारी मुलाजमत बहाल है या तुम माजूल कर दिए गए हो? अभी ऐसी नौबत नहीं आई। थकी हुई हंसी के साथ उसकी आवाज आई। मुझे तुम्हारा पैगाम मिल गया था लेकिन जनरल की मौजूदगी में मैं तुमसे बात नहीं कर सकता था। कल से वो भी मेरे साथ काम में जुटा हुआ था। हमें सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। अच्छा, मैं इस वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उसकी मुबहम बातों से मुझे शदीद उलझन हो रही थी। मैं जल्द अज जल्द उसकी जुबान से सारी रोदात सुन लेना चाहता था। घर आने की जरूरत नहीं, सुबह 9 बजे स्टेशन 4 आ जाओ। जनरल तुमसे मिलना चाहता है। तो क्या तुम लोगों ने वहीं अपना डेरा जमाया हुआ है? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, लेकिन कल सुबह हम वहीं होंगे। इस बार भी अव्वल खान का जवाब मुबहम था। ये बताओ कि तुम खैरियत से तो हो ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? उसका गैर वाज़ेह जवाब मुसलसल मेरे इस्तराब को हवा दे रहे थे। सब ठीक ठाक है, सुबह 9 बजे का वक्त याद रखना। यह मेरी तजवीज़ नहीं, जनरल की हदायत है। काम का बोझ हल्का होने के बाद वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। तुम मुतमईन रहो, मैं 9 बजे स्टेशन 4 पहुंच जाऊंगा। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया। अव्वल खान ने मजीद कोई बात किए बगैर फोन बंद कर दिया। मैं उसे फोन पर बातें करता हुआ गैर इरादी तौर पर ड्राइंग रूम में निकल गया था। फोन जेब में डालकर मैं खाने की मेज पर वापस पहुंचा तो मेरे ऊपर सवालों की भरमार हो गई। तुम यकीन करो कि उसने कोई खास बात नहीं बताई। सिर्फ इतना पता चला है कि वो कल से बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। अब उसे कुछ देर के लिए घर जाने की छुट्टी मिली है। मैंने मुदाफाना लहजा में कहा, अहम बात सिर्फ एक है कि जनरल मुझसे मिलना चाहता है। वो खुद तो खैरियत से है ना? वीरा ने चिल्ला कर पूछा। खैरियत से है, मगर बुरी तरह थका हुआ है। उसकी आवाज सुनकर मेरे जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, उसने ये नहीं बताया कि जनरल आपसे क्यों मिलना चाहता है? गजाला बोली। कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं बताया। वो मेरे हर सवाल को टाल रहा था। मैंने जवाब दिया, काश मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब मालूम होता। मेज पर खाने के दौरान में अव्वल खान की जात के साथ STF हमारा मौजूद सुखन बनी रही। हर बात क्या सराय पर मबनी थी और बेखबरी के दायरे में घूम रही थी। किसी के पास किसी सवाल का कोई यकीनी जवाब मौजूद नहीं था। फिर भी गुफ्तगू का वो सिलसिला जोरों शोर से चलता रहा। वो बातें इब्रार के कानों तक भी पहुंच रही थी। वो आम घरेलू मुलाजमीन की तरह अकल से कोरा नहीं था। नीम फौजी होने के नाते बहुत अच्छी तरह समझ बूझ रखता था। इन बातों ने इस बेचारे को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो मुसादी के साथ मेज की जरूरियात पूरी करता रहा। अपनी परेशानी के बावजूद उसने हमारी गुफ्तगू में दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं की थी। खाने से फारिग होने के बाद सब उठकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। मैं ड्राइंग रूम में आ बैठा। अबरार ने मुझे फरागत से सिगरेट नोशी करते देखा तो मेज समेटने के बाद मेरे पास आ गया। इस वक्त उसकी आंखों से फिक्रमंदी छलक रही थी। साहब, ये हमारी फोर्स को क्या हुआ है? उसने मेरे करीब आकर सहमी हुई आवाज में पूछा। बास और चीफ साहब खैरियत तो है ना? सब खैरियत से हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। तुम्हें हम लोगों की बातों से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, तुम्हारा बास इस्लामाबाद से अचानक यहाँ आ गया है और शहर से सारे स्टाफ को समेट कर स्टेशन 4 में बुला लिया गया है। खुदा खैर करे, पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ। कल से चीफ साहब भी यहाँ नजर नहीं आए। मेरे जवाब से उसकी तशफी नहीं हो सकी। वो बास की आओ भगत में लगे हुए हैं, सो मैं उन दोनों से मिलने जा रहा हूँ। कोई पैगाम है तो मुझे बता दो, मैं इन तक पहुंचा दूंगा। साहब, हम छोटे आदमी हैं, उनको क्या पैगाम भेज सकते हैं? यहाँ आप जैसे शरीफ लोगों के साथ रह रहे हैं, घर का आराम मिल रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन सब पर अपने फजल का साया रखे। वो सर झुकाकर वापस लौट गया। मुझे खुशी हुई कि मैंने अपनी गुफ्तगू से इस सादा सिपाही की हर तशवीश रफा कर दी थी। अव्वल खान के बारे में मेरी उलझन दूर हो चुकी थी। मेरा जहन एक मरतबा फिर जलाल और उसके अमले की तरफ मबजूल हो गया।
जलाल के बारे में मेरे ताज़ा तरीन तजर्बात बहुत खुशगवार थे। उसने अपने रवैये से साबित कर दिया था कि वो एक नफीस और हिसास तबाह इंसान था। मैंने सद्दफ मेंशन से वापस आने से पहले उसके मातहतों को अपने फ़ोन नंबर लिखवा दिए थे ताकि वो सुनील के बारे में होने वाली किसी भी पेशरफ से बराह रास्त मुझे आगाह कर सकें। इस दौरान में उनमें से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया था। सुनील की खामोशी टूटने की खबर जलाल ने खुद फ़ोन पर दी थी। ये यकीनी तौर पर उसकी मोहतात रवि का कमाल था। उसे अंदाजा था कि मैं सद्दफ मेंशन से बेमज़ा होकर वापस आया था। इसका कोई आदमी मुझसे रब्ता करता तो मैं उसे अपनी हद तक तसव्वुर कर सकता था। जलाल ने बराह रास्त राब्ते के बारे में मेरी हदायत को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। अपने आदमियों से कामयाबी की इत्तला मिलने पर उसने खुद मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन किया था और वो खुशखबरी सुनाने के बाद मुझसे मेरी मर्जी मालूम की थी। मैं जितनी देर इन छोटी छोटी बातों पर गौर करता रहा, मेरे दिल में जलाल के लिए इज्जत और एहतराम के जज्बात में इजाफा होता रहा। मेरा जहन कहीं और था, लेकिन मेरी निगाहें टेलीविज़न पर मरकूज थीं, जिस पर रंगारंग तस्वीर आ रही थीं, लेकिन इसकी आवाज़ बंद थी। फिर स्क्रीन पर सोबराज की तस्वीर उभरी तो मैंने करीबी तपाई से रिमोट उठाकर टेलीविज़न की आवाज़ मुनासिब हद तक खोल दी। स्क्रीन पर एक मुज़ाकरे के आगाज़ का ऐलान हो रहा था, जिसका उन्वान सियासी इफलास था। प्रोग्राम के शुरका में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे और मुमताज़ शहरी शामिल थे, जो सोबराज के घनौने किरदार की रोशनी में सियासी अनासर का जायजा लेने के लिए यकजा हुए थे। प्रोग्राम का आगाज़ दिलचस्प अंदाज में हुआ। मेज़बान बहुत नफे-तुले और मोहतात अंदाज में सोबराज के स्याह कारनामों पर रोशनी डाल रहा था। प्रोग्राम के शुरका में से एक साहब सियासी शोबे के सरगर्म हमनवा थे। मेज़बान ने यूं ही सोबराज के लिए मुमताज़ सियासी रहनुमा के अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने एतराज़ कर दिया कि किसी फ़र्द वाहिद के मुजरमाना फेल की वजह से किसी एक तबके या बरादरी को मुलामत का हदफ नहीं बनाया जा सकता। जुर्म को तबकाती, लसानी, मजहबी या करोही हवाले की बजाय हमेशा शख्सी तनाजुर में देखना चाहिए। एक फ़र्द के कभी फेल की वजह से किसी पूरे गिरोह को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। इनकी दूसरी दलील ये थी कि इल्ज़ाम कितना ही कभी क्यों ना हो, इल्ज़ाम रहता है। अदालत की तौसीक के बगैर इसे जुर्म का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इन्हें सोबराज के लिए मुजरिम सियासतदान की अखबारी इस्तिलाह पर सख्त एतराज़ था, जिससे सादालू आवाम गुमराह हो सकते थे। मेज़बान का होमवर्क अच्छा था। उसने अपने मुस्कित जवाब से इंसाफ को लाजवाब करके अपनी बात आगे जारी रखी। सियासतदान को किसी भी मुल्क का सबसे ज्यादा बाखबर शख्स तस्वुर किया जाता है। अगर सोबराज एक मुद्दत से जराइम में मुलविस था तो दूसरे सियासतदान इसकी हरकतों से क्यों बेखबर थे? बाखबरों की वो बेखबरी एक होलनाक कोताही थी, जिसकी जिम्मेदारी से कोई सियासतदान अपना दामन नहीं छुड़ा सकता था। सोबराज पर लगाए जाने वाले इल्जामात की फहरिस्त तवील थी, लेकिन उसने अपने दिफा में कानून का सामना करने से पहले आज खुद निक के कत्ल का एतराफ़ कर लिया था। दीगर इल्जामात के साबित होने से पहले कत्ल का एतराफ़ करके उसने इकबाल जुर्म कर लिया था। इसके बाद उसे मुजरिम करार न देने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाती थी। वो सुलझे हुए बाशाउर लोगों की महफिल थी। बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसार ये बता रहे थे कि वो प्रोग्राम लंबा चलेगा। मेरी मालूमात इस प्रोग्राम से कहीं ज्यादा थी। सोबराज का किस्सा इल्जामात की हद तक बहुत आगे जा चुका था। इसका पीछा किया जा रहा था। इसके बारे में आईबी वालों की तरफ से किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती थी। मैंने टेलीविजन बंद किया और आराम के इरादे से अपने कमरे की तरफ हो लिया। मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर दराज हुआ तो गजाला किसी सलीकामंद बीवी की तरह अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके मेरे पास आ गई। सरहाने बैठकर उसने मेरे बालों में अपनी नर्म व मुलायम उंगलियां फेरनी शुरू की तो मेरी पलकें बोझल होने लगी और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। इस वक्त सुबह के 4 बजे का अमल रहा होगा कि मोबाइल फोन की मुसलसल बजती हुई तेज घंटियों से मेरी आंख खुल गई। खुदा खैर करे, इस वक्त किसका फोन आ गया? मेरे कानों में गजाला की कानूदा आवाज उभरी। वो मुझसे पहले बेदार हो चुकी थी। जलाल की कॉल होगी। मैंने नींद से बोझल लहजे में उसे जवाब दिया और फोन पर कॉल लेकर उसे अपने कान से लगा लिया। अब बहुत हो गया, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। मेरे कान में सोबराज की गजबनाक आवाज गूंजी तो मेरी आंखों से नींद का सारा नशा हिरन हो गया और मैं उछल कर अपने बिस्तर पर सीधा होकर बैठ गया। क्या हुआ? तुम इस कदर इश्तियाल में क्यों हो? मैंने धड़कते दिल के साथ सवाल किया। अपने फोन पर उसकी आवाज सुनते ही मुझे आईबी वालों के मिशन की नाकामी का पूरा यकीन हो गया था। वो कामयाब हो गए होते तो सोबराज अपना फोन इस्तेमाल करने के काबिल न रहता। खूनखार भेड़िए मेरे पीछे लगे हुए हैं। तुम कहती हो कि मैं वरदाना वार सामने आकर कानून का सामना करूं? कि मुझे अदालत में ले जाने से पहले मसल कर फना कर देना चाहते हैं? मैं एक एक को देख लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने रसानिया से पूछा। मुझे शुबा था कि तुम भी मेरे दुश्मनों से मिले हुए हो और इनके लश्कर में शामिल थे। उसकी आवाज का जोर उसी तरह बरकरार था। मैंने उनके नरगे से निकलते ही तुम्हें फोन किया है। वो अंधेरे में गोलियां बरसा रहे और दीवाना बार मुझे ढूंढते रहे होंगे, मगर अब मैं इनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने पूछा।
तुम्हारी आवाज में नींद का खुमार है। मुझे अंदाजा हो चुका है कि तुमको अपनी बात का पास है। जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों के लिए काम नहीं करता तो मुझे भूले रहोगे, मगर मैं परेशान हूं कि इस वक्त आने वाले कौन थे। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं। मैं तुम्हारी घंटियों की आवाज सुनकर गहरी नींद से उठा हूं। मैं नरमी से अपनी बेबसी का इजहार किया। वो सरकारी आदमी ही हो सकते हैं, मगर हैरत है कि इनमें कोई वर्दी वाला नहीं था। सबके सब सादे कपड़ों में थे। वो चोरों की तरह दीवारें कूदकर मदन लाल के घर में घुसे थे। आहटों से मेरी आंख न खुलती तो आज मेरा काम तमाम हो गया होता। रफ्ता रफ्ता उसकी आवाज में ठहराव आ रहा था। उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वो मदन लाल के घर से निकलकर किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच चुका था। मुझे हैरत थी कि शहर में उसके कितने हमदर्द और हमनवा थे जो हर खतरा मोल लेकर उसे पनाह देने के लिए तैयार थे। अपने भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम बच गए। मैंने तुम्हारी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, मगर ये ना भूलो कि कानून के मुहाफिज पूरे शहर में तुम्हारी बूझ सूंघते फिर रहे हैं। वो किसी भी वक्त तुम्हें फिर घेर सकते हैं। टैनी, तुम तो ऐसे मनहूस कलमात अपनी जुबान से ना निकालो। इस शहर में अब तुम ही ऐसे अकलौते आदमी रह गए हो जिससे खुलकर अपने दिल की बात कर सकता हूं मैं। लेकिन तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं करते, मुझसे मिलने से इनकारी हो। वो मेरी मजबूरी है। खुद को मेरी जगह रखकर सोच लो तो तुम मेरी मजबूरी के कायल हो जाओगे। इब्तदाई तेजी दिखाने के बाद उसका लहजा मामूल पर आ गया था। तुम इतने मजबूर भी नहीं हो। मदन लाल ने तुम्हें पनाह दी हुई थी, वहां से भागे तो किसी और घर ने तुम्हें अपनी चारदीवारी की पनाह में ले लिया। मैंने कहा यह घर नहीं है, उसने बेसाख्ता जवाब दिया। मदन लाल के घर से निकलने के बाद मैं कंक्रीट के एक बहुत मोटे पाइप में छुपा बैठा हूं। अब यहां से कहां जाना होता है। लगता है कि अब सारी जिंदगी इसी भाग दौड़ में बसर होगी। सरकारी आदमियों ने मदन लाल के घर का खोज कैसे निकाल लिया। मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मैं उसकी कहानी उसकी जुबानी सुनना चाह रहा था। यह सब एसटीएफ वाले कर्नल दावर का हरामीपन है। कर्नल दावर का जिक्र करते हुए उसे एक बार फिर गुस्सा आ गया। वो बोलता रहा, वो बहुत दोगला और मक्कार आदमी है। मैं बैंकॉक में था तो उसने राजमहल में आकर सुनील से मुआफियां मांगी थी। अब मेरा वक्त बिगड़ा तो उसने महेश अग्रवाल बनकर सुनील की आवारा बीवी से दोस्ती गांठ ली। आज सुनील किसी जरूरी काम से अपने घर गया तो किसी तरह कर्नल को भनक मिल गई और वो भी वहां पहुंच गया। तो सुनील कहाँ है? मैंने बेसाख्ता हैरत का मुजाहरा करते हुए पूछा। दावर बेखबरी में वहां पहुंचा था। उसने मियाँ बीवी को बेहोश कर दिया। शिवा होश में आई तो दावर उसके पति को अपने साथ ले जा चुका था। तुमको ये बातें किसने बताई? मैं मौका से फायदा उठाकर इस कहानी की गुमशुदा कड़ियां यकजा करना चाह रहा था। शिवा इस वाकये की इकलौती गवाह थी। उसके सिवा और कौन बताता? सुनील को अपना काम करके 2-4 घंटों में लौट आना चाहिए था। मैं इसके इंतजार में गुस्से से खोलता रहा। न जाने किस वक्त मैं सो गया। आंख खुली तो मदन लाल के घर में सरकारी डकैत घुसे हुए थे। क्या सोने से पहले तुमने शिवा से फोन पर बात नहीं की थी? मैंने तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा। बस मुझसे यही चूक हो गई। इस कुतिया की बच्ची को मैंने अभी फोन किया था तो उसने अपनी कथा सुना दी। पता नहीं उसे दावर से यारी काटने की क्या जरूरत थी। इस औरत की जरा सी लग़ज़िश ने मुझे बर्बाद कर दिया। सुनील भी बोदा निकला। वो अपनी जुबान बंद रखता तो कोई तुम्हारे ठिकाने तक नहीं पहुंच सकता था। इसे मदन लाल के घर का पता मिलते ही कर्नल दावर ने वहां चढ़ाई कर दी। अपनी औरत की कमाई खाने वाले बुज़दिल होते हैं। उसके लहजे में नफरत और हकारत रची हुई थी। मार सहना सुनील के बस की बात नहीं थी। अब वो मेरे सामने आया तो मैं अपने हाथ से उसकी गर्दन काट दूंगा। तुम सरकारी आदमियों के बारे में बिला वजह परेशान हो रहे हो। सारी बात बहुत सीधी है। सुनील को कर्नल दावर उठा कर ले गया था तो फिर मदन लाल के घर पर एसटीएफ वाले ही पहुंचे होंगे। अब वो भी तुम्हारे पीछे लग गए हैं। तुम ठीक कह रहे हो। शायद परेशानियों से मेरी अकल उलट गई है। जो इतनी आसान बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने तुमको अपना हमदर्द समझकर फोन किया है। मैंने तन्हाई में बहुत सुकून से तुम्हारी पिछली बातों पर गौर किया है और इसमें नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम वाकई मेरे बही ख्वाह हो। तुमको मालूम था कि मैंने एयरपोर्ट पर जख्मी होने के बाद सुनील के घर पनाह ली हुई थी। तुमने मुझे 2 दिन की मोहलत दी हुई थी, इसलिए तुमने मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ा। निक को मैंने दोस्त समझा और उसने मुझे धक्का दी। मेरी पनाहगाह का पता चलते ही उसने 2 कातिल कमांडो मेरी तरफ उड़ा दिए। अगर तुम बर वक्त मुझे इस खतरे से होशियार न करते तो इस दिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती थी। मुश्किल की बात नहीं थी, वो गफलत में तुम्हारा काम तमाम कर देती। उस रोज तुम्हें नई जिंदगी मिली थी। ये बातें समझ में आ जाने के बाद तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। मैं तुमसे नहीं अपने बुरे वक्त से डरता हूँ। सुनील के गायब हो जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हौसला बरकरार है। यह बताओ कि कभी तुम तो मुझसे धोखेबाजी नहीं करोगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बातें आने वाला वक्त साबित करेगा। मेरी ये बात याद रखना कि मैं अपने शहर में कोई दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने सर्द लहजे में कहा। अभी तुम गुस्से के रोह में सबको बर्बाद करने की बातें कर रहे थे। वो मेरे दुश्मनों का जिक्र था। उसने उजलत से वजाहत की। मेरी तरफ से शहर में कुछ नहीं होगा। दूसरे कुछ कर गुजरे तो मैं इसके लिए जवाबदेह नहीं हूं। तुम तनहा हो, कानून से कब तक भागते रहोगे? नींद के असरात जायल होने के बाद मुझे अपने इस हरीफ से लच्छेदार बातों में लुत्फ आने लगा था।